हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के शासक हुए, एक देशी शासक और दूसरे विदेशी शासक। तो देशी शासकों की हम लोग बात कर रहे थे। जैसे मैंने पहला वंश आपको पढ़ाया था शुंग वंश, उसके बाद मैंने कर्ण वंश पढ़ाया, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शातवाहन वंश। शुंग वंश, कर्ण वंश, शातवाहन वंश और चेदी वंश, ये चार वंश ऐसे हैं जो देशी शासक या देशी वंश कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग विदेशियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम आज के इस वीडियो में सातवाहन शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, शातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। सातवाहन वंश, और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए, ये जो डेट दी हुई है ईयर, इसको आप भूल जाइए क्योंकि इसमें थोड़ा सही नहीं दिया है। सातवाहन वंश की शुरुआत होती है 30 ईसा पूर्व में। यहाँ पे दिया है 60 ईसा पूर्व, जो कि गलत है, तो इसको आप भूल जाइए। सातवाहन वंश भारत का प्राचीन राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिणी भारत पर शासन किया था। भारतीय इतिहास में यह राजवंश आंध्र वंश के नाम से भी विख्यात है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वंश आंध्र वंश के नाम से जाना जाता है, तो शातवाहन वंश। शातवाहन वंश का प्रारंभिक राजा कौन था? शिमुक ने ही स्थापना की थी। इस वंश के राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से जमकर संघर्ष किया था। इन राजाओं ने शक आक्रांताओं को सहजता से भारत में पैर जमाने नहीं दिया। यानी कि जो विदेशी शासक थे शक, वे सरलता से या सहजता से भारत में पैर नहीं जमा पाए, क्योंकि उसमें शासन किसका था? सातवाहन वंश का। ये भी गलत है, इसको भी आप मत देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँगा, एक दो जगह दी हुई, ज़्यादा मैंने डेट दिया नहीं, क्योंकि प्राचीन काल में जो डेट होता है उस पर कभी कोई एक मत नहीं होता, विवाद रहता है, इसलिए मैंने डेट यहाँ पे दिया ही नहीं, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक ने, अब यहाँ देखिए 30 ईसा पूर्व में कहते हैं, 30 ईसा पूर्व में कर्ण वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मन, उनकी हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो ये आप इसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि जब इसको हम काटेंगे तो ये लाइन अधूरी रह जाएगी, तो इसलिए आप इसमें लिख लीजिए सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी। कब? 30 ईसा पूर्व में, कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके। और शिमुक के बाद इसका भाई कृष्ण बनता है, फिर कृष्ण का पुत्र सातकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठता है। तो ये सब अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको सारांश बता रहा हूँ। सातकर्णी प्रथम के शासनकाल में सातवाहन वंश को सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। खारवेल का समकालीन था। खारवेल कहाँ का शासक था? कलिंग का। उड़ीसा में प्रांत पड़ता है कलिंग, वहाँ का शासक हुआ करता था खारवेल, और उसी का समकालीन था सातकर्णी प्रथम। उसने गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नगर को अपनी राजधानी बनाया। एक पॉइंट और मिल गया। सातवाहन वंश में राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। याद रखिएगा, सातवाहन वंश की शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान नगर हुआ करती थी। सातवाहन वंश में वैसे तो कुल 27 शासक हुए हैं, लेकिन प्रमुख कुछ ही हैं, 8-10 शासक प्रसिद्ध हैं। अगर आपसे पूछे कि कितने शासक टोटल हुए हैं, तो 27 शासक हुए हैं, और ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने बौद्ध और जैन विहारों को भी सहायता प्रदान की। मानते थे हिंदू धर्म को, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म को भी इन्होंने सहायता प्रदान की, उनको भी संरक्षण दिया। 27 शासक हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रम आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्रम भी पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो सातवाहन वंश के शासक में सबसे पहले शिमुक आएंगे, फिर कृष्ण, सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम के बाद एक और शासक आता है हाल, जो कि यहाँ नहीं लिखा है। तो सातकर्णी प्रथम के बाद हाल आता है। हाल के बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी, फिर वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, शिव स्कंद सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी और विजय।
ये इतने शासक हुए, ये प्रमुख शासक हैं। मैंने तो बताया ना कि इतने जो हैं शासक ये प्रमुख हैं, जबकि टोटल अगर शासक पूछे तो 27। अब सबसे पहले शासक सिमुक की बात करते हैं हम लोग। कर्ण शासकों की शक्ति का नाश करके और बचे हुए शुंग मुखियाओं का दमन करके उसने सातवाहन वंश की नींव रखी थी। शिमुक के बारे में बात हो रही। तो शिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या की थी और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। पुराणों में उसे शिमुक के अतिरिक्त शिशुक, सिंधुक और शिप्रक भी कहा गया है। तो ये भी जानिए, शिप्रक किसे कहा गया, सिंधुक किसे कहा गया, शिशुक किसे कहा गया है। तो ये सब शिमुक के ही अन्य नाम हैं। पुराणों में अलग अलग नाम इसके मिलते हैं। फिर है जैन अनुश्रुतियों के अनुसार शिमुक ने अपने शासनकाल में जैन तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। लेकिन अब देखिए, लेकिन अपने शासनकाल के आखिर में यानी अंतिम समय में वह पथभ्रष्ट हो गया और क्रूर हो गया, जिसके कारण उसे पदच्युत कर उसकी हत्या कर दी गई। यानी पदच्युत का मतलब होता है गद्दी से हटा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि अपने जीवन के अंतिम समय में वो बहुत ही भ्रष्ट हो गया था, निरंकुश हो गया था, क्रूर हो गया था। इसके बाद इसका भाई बनता है कृष्ण। इसको कान्हा भी कहीं कहीं मिल जाता है, तो इसका नाम कान्हा भी मिलता है, याद रखिएगा। शिमुक की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई कान्हा यानी कृष्ण राजगद्दी पर बैठा। 18 वर्ष के शासनकाल में कान्हा ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। कान्हा के उपरांत कौन बनता है? सातकर्णी प्रथम। ये गद्दी पर बैठता है। पुराणों के अनुसार कान्हा का पुत्र था। अब देखिए, ये जो सातकर्णी प्रथम है इसमें थोड़ा सा डाउट है। अब यहाँ तो पुराणों के अनुसार बता दिया गया कि ये जो सातकर्णी प्रथम था ये कान्हा का पुत्र था, लेकिन कई ऐतिहासिक स्रोत ऐसे भी हैं जहाँ सातकर्णी प्रथम को शिमुक का पुत्र बताया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, शिमुक का पुत्र भी माना जाता है सातकर्णी प्रथम को, और कहीं कहीं कृष्ण यानी कान्हा का पुत्र भी कहा जाता है। अब सातकर्णी प्रथम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यह सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था। पहला शक्तिशाली शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम। उसकी उपलब्धियों की जानकारी रानी नागनिका या नायनिका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। ये रानी नागनिका जो थी इसकी पत्नी थी। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। ये कई बार पूछा गया है कि कौन सा सातवाहन शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं? तो सातकर्णी प्रथम था, और साथ ही साथ 1 राजसूय यज्ञ भी इसने किया था। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक्र की उपाधियां भी धारण की थी। इसको भी ध्यान में रखना है, 2 उपाधियां हैं, दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक्र। इसके अलावा सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं चलाई और अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं भी उत्कीर्ण करवाई थी। उसके नाम पर श्री सातकर्णी का सूचक का उल्लेख मिलता है, यानी उसके सिक्कों पर श्री सात का उल्लेख मिलता है, श्री सात लिखा हुआ है। अब सातकर्णी प्रथम के बाद जो शासक बनता है उसका नाम है हाल। मैंने आपको बताया था हाल भी एक इम्पॉर्टेंट शासक था। सातवाहन वंश में महानतम शासक था हाल। एक बड़ा कवि भी था, कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता भी था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सातवाहन काल का वह कौन सा शासक था, या सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जो कवि था? तो हाल, उसका नाम क्या था? हाल। इसने गाथा सप्तशती नामक एक मुक्तब काव्य की रचना भी की थी, और इस गाथा सप्तशती की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। अब इसके बाद शासक बनता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। हाल के बाद शासक कौन बनता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। पहला यशस्वी शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम। और सबसे महान कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। उसकी विजय की जानकारी उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी इसने कितनी विजय प्राप्त की, कौन कौन से अभियान किए, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? नासिक अभिलेख से। और नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से। गौतमी बलश्री कौन थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी की
माता थी। और इस अभिलेख में यानी नासिक अभिलेख में इसको अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है, एक ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण। इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था। कहने का मतलब उसने अपना साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा कर लिया था। 3 समुद्रों का पानी पीने का मतलब यह है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों समुद्र का पानी पीने का मतलब यही हुआ कि उसका विस्तार इन क्षेत्रों में था। यानी पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर तक इसका विस्तार था। इसको अद्वितीय ब्राह्मण भी कहते हैं, एक ब्राह्मण भी कहते हैं, ये भी याद रखना। फिर है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? वेंकटक स्वामी, तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना भी की थी। इसके अलावा उसने राजा राज एवं बिंद नरेश की उपाधि भी धारण की। बौद्ध संघ को अजकाल किए तथा कारले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान दिए। याद रखिएगा, जो बौद्ध संघ था उसको कौन सा ग्राम दान दिया? काल किए। और जो कारले के भिक्षु संघ था उसको करजक नामक ग्राम दान में दिया था। उसका साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। नासिक का एक स्थान है जुगलथम्बी, वहाँ से चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम है। इसने नहपान को हराया भी था, तो ये भी याद रखिएगा, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था इसने नहपान को हराया भी था। अगला महत्वपूर्ण शासक है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलमावी शासक बना। आंध्र प्रदेश पर विजय के पश्चात उसने प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। तो प्रथम आंध्र सम्राट किसे कहा गया? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को। पुलमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठान या प्रतिष्ठान को बनाया था। उसने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया। यह भी इम्पोर्टेंट है कि भाई शक शासक रुद्रदामन को 2 बार किसने पराजित किया था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। उसे दक्षिणा पथेश्वर भी कहा गया है। पुराणों में उसका नाम पुलोमा मिलता है। पुलमावी के बाद शिवश्री सातकर्णी तथा शिव स्कंद सातकर्णी राजा हुए थे। तो जो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी था उसके बाद कौन कौन से शासक हुए? शिवश्री सातकर्णी, शिव स्कंद सातकर्णी। इसके बाद अंतिम महत्वपूर्ण शासक है यज्ञश्री सातकर्णी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और इसके बाद जो भी शासक आएंगे वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उनके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। ये सेम लाइन लिखी हुई है। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। यानी जो भी शासक है वो बहुत ही कमज़ोर थे, इस कारण सातवाहन साम्राज्य विखंडित हो गया। तो ये जितने इम्पोर्टेंट शासक थे हम लोगों ने पढ़ लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।